Good morning, everyone. Welcome to the class. I am Anjali and I will be your current affairs faculty in The Rankers. In these sessions, we will cover important national and international events, government schemes, reports, and exam relevant current affairs in a very simple and easy to understand manner. So let's begin with the class. So आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है India's economic trajectory after the West Asian de-escalation. Recently, we have seen the tension between Iran and the United States. And उस टेंशन की वजह से हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ अनसर्टेनिटी देखने को मिली. एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सी रूट क्योंकि इट कवर्स द वर्ल्ड्स ऑलमोस्ट 1/5. That is about 20% of all oil's crude oil route जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है. सो जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है तो हमारी ऑयल की सप्लाई स्लो हो जाती है. एंड नेचुरली जब सप्लाई स्लो होगी तो हमारे पास प्राइसेस में हमें हाइक देखने को मिलेगी जो कि हमें थोड़े से टाइम के लिए देखने को मिली. बट रिसेंटली ईरान एंड यूएसए हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 14 पॉइंट्स और उस वजह से हमें सिचुएशन नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही है. स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो गई है और जिस वजह से हमें ऑयल के प्राइसेस में ड्रॉप देखने को मिल रहा है. एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकॉनमी क्योंकि इंडिया अपनी डिमांड का अबाउट 85 to 90% ऑयल इम्पोर्ट करता है. अब हम इंडिया की जीडीपी के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे. इन 2025 and 26, India's GDP growth was about 7.7% and it was driven by manufacturing, trade and real estate. And for the current financial year 2026 and 2027, according to RBI, expected जो GDP growth रहने वाला है that is 6.6%. Although ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं है बट स्टिल इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. एंड इस साल इंडिया में लास्ट ईयर के कंपैरिजन से हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी इसलिए एक्सपेक्टेड नॉमिनल जीडीपी रहने वाली है 12.4%. तो मैं आपको थोड़ा सा नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताती हूँ. Real GDP is nominal GDP minus इन्फ्लेशन. जब भी हम नॉमिनल जीडीपी काउंट करते हैं उसमें हम करंट प्राइस पे इसको काउंट करते हैं और उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है और इसी वजह से हमें फिस्कल डेफिसिट टारगेटेड देखने को मिलेगा एट 4.3% जो कि एक पॉजिटिव साइन है फॉर द इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अपनी ऑयल की डिमांड के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. हम देख सकते हैं इन 1998 एंड 1999 हमारी डिपेंडेंसी थी अबाउट 54.9% और यहाँ से शूट अप होके इन 2025-26 ये डिपेंडेंसी हमें देखने को मिल रही है एट 90%. एंड इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट होना ऑयल के लिए अदर नेशंस ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन नहीं है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है. नो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है. अब हम इन चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से जो वेस्टर्न क्राइसिस चली हैं वो इम्पैक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल. सो फर्स्ट हियर इज ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन. जब भी हमें वर्ल्ड में ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक पॉइंट, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टेंशन चली है जिस वजह से ऑयल की सप्लाई में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एंड उस वजह से हमें ऑयल के प्राइसेस में हाइक देखने को मिला.
उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, राइजिंग क्रूड इंपोर्ट बिल्स। जब हमें इंटरनेशनली ऑयल के प्राइस इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे। अब हमें सेम उतना ही ऑयल लेने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ेंगे। एंड उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, जब हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एंड हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, वो स्टेगनेंट है, तो हमें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इससे हमारी डिमांड डॉलर के लिए बढ़ती है एंड हमारा जो इंडियन रुपी है उस पर प्रेशर देखने को मिलता है। एंड द फाइनल इज इम्पोर्टेड मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। देखो, ओवरऑल जो हमारी क्राइसिस चली है उसका इम्पैक्ट हमें सिर्फ ऑयल के प्राइसेस में हाइक जो है वो देखने को नहीं मिलता है, बट जब हमें ऑयल महंगा मिल रहा है उस वजह से हमारे पास ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, फैक्ट्रीज महंगी होंगी एंड हमारी एवरीडे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे होंगे और जो एक नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी हमें स्लो देखने को मिलेगी एंड ग्रोथ भी स्लो रहेगी। एंड द नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं, इंडिया में इस बार हम एल नीनो इफेक्ट देखने वाले हैं। दैट मीन्स इंडिया में मॉनसून स्लो रहेगा, बारिशें कम होंगी एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बार 10% रेनफॉल शॉर्टफॉल बताया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा एंड सिग्निफिकेंटली अपनी खरीफ क्रॉप्स पे, लाइक हमारी फॉर एग्जांपल खरीफ क्रॉप्स आर लाइक राइस, बाजरा, cotton and soybean. These are some खरीफ क्रॉप्स जो कि हैविली डिपेंडेंट होती हैं मॉनसूनल रेनफॉल पे, और जब हमारे पास मॉनसून कम होगा तो इन क्रॉप्स के आउटपुट में भी हमें कमी देखने को मिलेगी एंड इस वजह से एक कैस्केडिंग रिस्क भी हमारे पास आता है। जो अपकमिंग राबी क्रॉप्स है उनके फेलियर का भी रिस्क बना रहता है एंड इससे ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा हमारे पास, दैट इज़ हमारे पास फूड शॉर्टेज हो सकती है एंड हमारे पास फूड में हमें फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी एंड फूड के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो फॉर इंडियन इकोनॉमी हमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एशिया में पीस से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें देखना है कि वेस्टर्न एशिया में पीस के साथ साथ हमारे पास एक अच्छा मॉनसून होना चाहिए ताकि हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो भी अच्छा हो एंड ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। बट इन केस इसका ऑपोजिट होता है, अगर हमारे पास वेस्टर्न एशिया में हमें पीस देखने को नहीं मिलता, सीज फायर टूट जाता है एंड इंडिया में एल नीनो इफेक्ट रहता है, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। जो हमारी बढ़ती डिपेंडेंसी है फॉर इम्पोर्ट, उसको कम करने के लिए हमारे पास कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट वन इज बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। बिल्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व मीन्स हमें एमरजेंसी के लिए कुछ क्रूड ऑयल स्टोरेज करना चाहिए ताकि अगर मिडल ईस्ट में हमें अगेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर हमारे पास क्रूड ऑयल के प्राइस में फिर से शॉक आता है तो कुछ टाइम के लिए हम अपनी डिमांड को पूरी कर सके उस स्टोरेज ऑयल के साथ। सेकंड इज डाइवर्सिफाई रिसोर्सेज एंड रूट्स। अभी हमने देखा कि हम 90% डिपेंडेंट है फॉर इम्पोर्ट, तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम मेनली डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट पे एंड मिडल ईस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट चला है, इन फ्यूचर फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये हमारे लिए एक थ्रेट बना हुआ है। इसलिए इंडिया अपने ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा रहा है विद द नेशंस लाइक रशिया, यूएस, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ताकि अगर फ्यूचर में फिर से कोई क्राइसिस होती है तो हम इन बाकी देशों से अपनी इंपोर्ट डिमांड को पूरा कर सके। नेक्स्ट इज बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अपनी ओवरऑल इंपोर्ट को कम करने के लिए और अपने ऑयल की डिमांड को कम करने के लिए हमें अपने देश में ही कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बूस्ट करना चाहिए। ये सब स्टेप्स हमें उठाने की अभी ज़रूरत है। एंड द लास्ट वन इज़ एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी।
अभी इंडिया अपनी डिमांड को कम करने के लिए फोकस कर रहा है इन रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो कि बढ़ती जा रही है उसको हम लोग कम कर सकें। And the next is the strategic calculus, balancing risk and emerging opportunities. जब भी कोई क्राइसिस आती है तो वो अपने साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आती है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ समझेंगे कि हमारे पास नियर टर्म रिस्क कौन से हैं एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी रहने वाली है। द फर्स्ट वन इज़ नियर टर्म रिस्क। तो हम इसमें सबसे पहला देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटी। देखो, जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारे पास इंपोर्ट भी बढ़ेगा। इंपोर्ट बढ़ता है तो हमारा CAD भी इंक्रीज करेगा, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव साइन है। सेकंड इज क्लाइमेट स्ट्रेस। जैसे कि इस साल इंडिया में एल नीनो रहने वाला है, फसल की हमें फेलियर देखने को मिल सकता है, खरीफ फसल का आउटपुट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, तो इस वजह से फूड इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिलेगी। थर्ड इज जियो पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी। ऐसा कहना है कि इन फ्यूचर जो हमारे पास क्राइसिस अभी स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, बट इन फ्यूचर वो क्राइसिस फिर से हो सकती है एंड वहाँ पे सीज फायर टूट सकता है। उस वजह से हमें जियो पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी देखने को मिलेगी एंड अगेन आपका ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसरप्ट हो सकता है। उस वजह से हमें फिर से ऑयल के प्राइसेस में हाइक देखने को मिल सकता है। एंड अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या क्या रहने वाली है। फर्स्ट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। करंटली जो हमारे प्राइसेस है स्टेबल हो रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस अभी ड्रॉप हुए हैं एंड ऑयल के प्राइसेस अभी हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उस वजह से हमें जो हमारी गवर्नमेंट को जो एक्सपेंडिचर करना था वो भी कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारा टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट है उसको मेंटेन करने में हम अभी तक सक्सेसफुल हैं, दैट इज एट 4.3%। एंड द नेक्स्ट इज कैटलिस्ट फॉर ट्रांजिशन। ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस थी, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग भी थी, दैट हम ऑयल के लिए इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी क्राइसिस होगी तो इंडिया को भी वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। बट इन फ्यूचर ताकि हमें वो प्रॉब्लम्स या वो चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, इसलिए इंडिया अब फोकस कर रहा है ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग पे, लाइक मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे, ताकि हम थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट बन सके और हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके विद टाइम। देन द लास्ट इज सप्लाई चेन मैग्नेट। इंडिया की GDP ग्रो कर रही है 6.6% पे, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। तो जो हमारी वर्ल्ड वाइड कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। उस वजह से हमें इंडस्ट्रीज़ एंड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी एंड ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव रहेगा। तो हमने इस क्राइसिस से देखा कि मिडल ईस्ट में जो भी क्राइसिस हुई उसका इंडिया को शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंडिया कुछ अच्छी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है तो उन्हीं चैलेंजेस को हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा इस पूरे आर्टिकल का एक कंक्लूजन था। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हुई होगी इस डिस्कशन से। एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ MCQs एंड कुछ मेंस के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ स्ट्रेटेजिकली वाइटल मैरीटाइम चोक पॉइंट दैट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? ऑप्शन A is the Red Sea and the Gulf of Aden. Option B, the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Option C, the Black Sea and the Sea of Marmara. Option D, the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean. एंड इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। देन द सेकंड क्वेश्चन इज द करंट अकाउंट डेफिसिट इज अ कंपोनेंट ऑफ? ऑप्शन ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑप्शन बी, यूनियन बजट, ऑप्शन सी, फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन डी, फाइनेंस कमीशन। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज India's dependency on imported crude oil has reached approximately what level in 2025-26?
ये सारे क्वेश्चन हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पूरे आर्टिकल में कवर किए हैं. सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 54.9%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी ओवर 90%. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ओवर 90%. एंड ये हमने देखा था, ये नंबर हमारे पास था 1998 एंड 99 में 54.9%. And the fourth question is, according to recent RBI estimates discussed, what is the projected real GDP growth for the current fiscal year? तो हमारी करंट फिजिकल ईयर दैट इज 2026 एंड 2027 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है? ऑप्शंस आर 4.3%, 6.6%, 7.7% एंड 12.4%. तो राइट आंसर इसका रहेगा 6.6%. 7.7% हमारे पास ग्रोथ रेट था इन 2025 एंड 26 में, एंड 12.4 हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है इस ईयर का. Now the fifth question is, the India Meteorological Department predicted a 10% rainfall shortfall in India. Such conditions are primarily driven by La Nina, El Nino, the Indian Ocean Dipole, Western disturbances. So इसका right answer होगा El Nino. El Nino इफेक्ट जब भी होगा तब इंडिया में मॉनसून स्लो रहेगा एंड रेनफॉल कम होगी. एंड नेक्स्ट ये कुछ मेंस के क्वेश्चंस है, इनको आप अपने अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हो एंड इसका आंसर लिखने का ट्राई कर सकते हो. क्वेश्चन 1 इज, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस ऑन द इंडियन इकोनॉमी. और ये आपका इकोनॉमी GS3 का क्वेश्चन रहेगा. सेकंड इज, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है. हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर? डिस्कस विद रेफरेंस टू एल नीनो. इसको हमें विद रेफरेंस टू एल नीनो के बताना है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, आई थिंक इतने क्वेश्चन है इसमें, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर सकते हो, इनके आंसर लिख सकते हो. थैंक यू वेरी मच.